हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज के सेशन में हम कुछ बेहतरीन करने वाले हैं, यानी बेहतरीन सेशन क्या, तो आज से स्टार्ट होने वाला है सुपर 30 मिनट रिवीजन, वो भी कक्षा 9वीं का, जो कि पहला पार्ट आता है आपका संख्या पद्धति। यानी आज के सेशन में हम संख्या पद्धति जो आपका पहला पार्ट है उसको मात्र 30 मिनट के अंदर फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं। फुल्ली रिवाइज, बिल्कुल सही। यानी कि आज के इस छोटे समय के पैकेट में बड़ा धमाका मिलने वाला है, कि यानी कि भाई संख्या पद्धति को हम फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसे शेयर कर देना, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि संख्या के प्रकार हम देखेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। उसके बाद हम देखेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। भाई संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होता है उसको भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, भाई पहले तो परिमेय संख्या थे, अब अपरिमेय संख्या को भी देखेंगे। उसके बाद क्या है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई क्या है, तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, भाई इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के जो नियम हैं उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। डन। तो भाई देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। सबसे पहले क्या, संख्या के प्रकार के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या। भाई आप जब समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। भाई जो नेचुरली निकलते हैं, जो प्रकृति से निकलते हैं। आपसे कोई कहे भाई गिनती सुनाओ, तो गिनती सुनाओ में क्या सुनाओगे, तो भाई बोलोगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सुनाता है। भाई कोई भी इंसान को जब कहा जाए गिनती सुनाओ, तो भाई क्या सुनाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे सुनाता है। तो ये प्रकृति से निकलता है, नेचुरली निकलता है। तो नेचुरली जब निकल रहा है तो इसी को कहा जाता है क्या, भाई प्राकृतिक संख्या। यानी कि भाई मैं बताऊं प्राकृतिक संख्या की बात करें तो भाई 1 2 3 4 5 इस तरह से जो बढ़ता जा रहा है ये आपका प्राकृतिक संख्या है। डन। भाई प्रकृति से जो नॉर्मली बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई पूर्ण संख्या। अब भाई प्राकृतिक संख्या को पूरा करने की कोशिश की गई, तो पूर्ण कैसे किया जाए। तो भाई पूर्ण जब किया गया तो क्या किया गया, तो भाई यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गए, फिर 10 आया, यानी एक शून्य भी आ गया, यानी शून्य नाम की भी कोई चीज थी। तो उसको पूर्ण करने के लिए शून्य से स्टार्ट किया, यानी शून्य 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आ गया पूर्ण संख्या। भाई कोई दिक्कत नहीं, भाई पूर्ण संख्या भी बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आगे क्या है, तो भाई पूर्णांक क्या होता है। अब इससे ज्यादा संख्या कौन सी होती है। तो भाई अब हमने क्या किया कि भाई देखा कि भाई संख्याएं तो है, किसी को 4 रुपए दिए, चलो ठीक है। अब किसी को 4 रुपए दिए हैं, ठीक है भाई, 4 रुपए लेने हैं, किसी से लिए हैं, तो भाई ये तो कुछ उधारी वाली बात हो गई है। डन। भाई उधार को कैसे रखें और पॉजिटिव वाले को कैसे रखें, तो यहां पर इसके लिए दो तरह के नंबर देखे। एक नेगेटिव में नंबर लिया, यानी एक आपने जो कमाया वो पैसा हो गया, और एक उधारी वाला वो हो गया। ठीक है, तो ये क्या, उधारी को कैसे रखें और कमाने वाले को कैसे रखें, तो दोनों को अलग ये किया गया, एक को प्लस एक को माइनस किया गया। ऐसा तो वही चीज यहां पर हम कर रहे हैं कि एक 0 रखा, उसका 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और इस साइड भाई -1 -2 -3 और इस साइड ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो प्लस में चल रहा है और माइनस में चल रहा है, ये पूरी एक सीरीज हमें यहाँ पर बन के मिल गई है। ठीक है भाई, प्लस में भी है और माइनस भी है। डन। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं अब ये संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही होते हैं, साथ में शून्य भी होता है। डन। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो यहां पर से ये पूर्णांक संख्या भी हम कंप्लीट करते हैं, यानी कि इंटीजर्स जिसे कहते हैं वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है दशमलव संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव में होती है उसे दशमलव संख्या कही जाती है। तो दशमलव की बात भी मैं करूं तो दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। क्या, एक होता है आपका शांत दशमलव होता है, और एक होता है अशांत होता है। भाई 2 तरह के दशमलव हो गए, एक शांत हो गया अशांत हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये, अगर मैं कहूं कि भाई 5/2 है और इसको मैं भाग करूं तो 2.5 आएगा। भाई ये आएगा, इसको भाग करोगे 2.5 और इसका 5 दशमलव के बाद संख्या
खत्म हो गई है, यानी 2.5 हो गया। ठीक है, और अशांत की बात कहूं, अगर मैं कहता हूं कि भाई 1/3 आया, ठीक है, या फिर 5 ही है तो भाई 5 ही के साथ चलते हैं ना, तो भाई 5/3 कर दिया गया, तो ये कितना आएगा, तो भाई ये आएगा आपका 1.6666 चलता जाएगा। यानी अशांत में ये होता है कि 1.666 ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, जिसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं 1.6 पे बार। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर देखो शांत और अशांत दो टाइप के दशमलव प्रसार हो रहे हैं, जो कि आपके डेसिमल नंबर कहलाते हैं, यानी दशमलव संख्या कहलाते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो क्या है भाई, परिमेय संख्या क्या होती है? भाई परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या की बात मैं करूं तो भाई क्या अभी तक हमने पढ़ा कि यहां पर पूर्णांक तक क्या पढ़ा था? तो भाई यहां पर देखा भाई 0 1 2 3 आया था। ठीक है, इस साइड देखा -1 2 3 आया था। ठीक है, अब इसके बीच में क्या कोई नंबर होता है? तो भाई हाँ होता है। क्या होता है? दशमलव नंबर होता है ना, जैसे 2.5 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 1.66 ये किसके 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में भी नंबर है। ठीक है, और भाई क्या चीज है, और 1 2 भी है। तो यहां पर ये सारे नंबर हो रहे हैं, कौन से वाले? तो आपका अगर कोई भी संख्या आता है, भाई इसमें बात करूं, चाहे 0 आता है, चाहे 2 आता है, चाहे 5 आता है, या 2.5 आता है, चाहे 1.6666 चलता जाता है। ठीक है, ये आता है। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सुन लो ध्यान से, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। याद रखना, कभी भी किसी संख्या के नीचे अगर शून्य आ गया तो वो हो जाता है क्या, अनंत हो जाता है, क्योंकि किसी को हम 0 से विभाजित कर ही नहीं सकते। डन भाई, विभाजित कर ही नहीं सकते, ये देख लेना। अगर यकीन ना हो तो करके देख लेना। चलो थोड़ा सा करके भी दिखा देते हैं। तो यहां पर अगर मैं 1 को 0 से भाग करूं तो कैसे होगा? तो 0 1 में 0, भाई तो 0 ही आ गया। अगर 0 को मैं 5 से भाग करूं तो 0 5 0, अरे 0 ही आ रहा है। यानी कुछ से भी कर लो 0 ही आएगा, ये भाग हो ही नहीं पा रहा, इसका मतलब ये संभव ही नहीं है। इसलिए याद रखना, बट्टे में कभी 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात तो ये हो गई। उसके बाद साथ साथ है P और Q जो है, ये दोनों के दोनों होने चाहिए क्या? तो ये दोनों होने चाहिए आपके पूर्णांक, इंटीजर, और इसका साइन होता है Z। भाई इसको Z से दर्शाया जाता है। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं P और Q दोनों क्या होने चाहिए? आपके पूर्णांक होने चाहिए। भाई ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में ये परिमेय संख्या है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भाई हम देख पा रहे हैं कि अभी जो मैंने इसके अकॉर्डिंग संख्या लिखी 0 2 5 इसी ऐसे लिख दिए। तो इसमें भाई जैसे 2.5 इसको 5/2 लिखा जा सकता था, तो P/Q में था। और भाई 5 और 2 दोनों आपके पूर्णांक तो थे। ठीक है, 1.66 चल रहा है तो इसको भी बटे में लिखा जा सकता है, मतलब 5/3 लिखा जा सकता है। और जब ये लिखा जा सकता है तो ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर सिर्फ 2 की बात करूं, वो कैसे होगा? तो 2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2/1 होता है। डन, ये भी P/Q के फॉर्म में और ये भी आ रहा है। यानी अब आपके बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या क्या होता है। ओके, चलो भाई, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे भी चीजें और देखेंगे। ओके, चलो भाई, तो यहां पर नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो भाई अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा परिमेय संख्या तो P/Q की फॉर्म में था, Q 0 नहीं था, और साथ में P और Q जो होता है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए थे। तो भाई इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर गया ना, इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि जैसे मैंने लिखा √3, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो यहां पर भाई √3 की बात करें तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, रूट में अगर कभी भी पूर्ण वर्ग आता है, जैसे कि 4 एक पूर्ण वर्ग होता है, कैसे? तो 4 होता है 2 का वर्ग, तो ये रूट को काट देगा और ये बच जाएगा। ठीक है, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग रहा तब तो वो परिमेय बन जाएगा अपने रूट को काट के, अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहा तो रूट में फंसा रह जाएगा। और इसका मान जो आएगा ना भाई, इसका मान जो होता है वो लगभग 1.732, इस तरह से उल्टे फुल्टे नंबर होते हैं। यानी दशमलव के बाद ना ही खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। भाई ना ही खत्म हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि ये √3 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या ये P/Q की फॉर्म में है? इसको भी चेक कर लेते ना, जो कंडीशन थी यहाँ पे, भाई इसको भी चेक करते हैं। तो क्या है P/Q की फॉर्म में है? तो बोलोगे सर इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, हो जाएगा P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अब तो ये परिमेय होना चाहिए। तो यहीं पर मैं बताता हूं आपको कि ये P/Q में आ गया, बिल्कुल ठीक। Q 0 नहीं है, वो भी ठीक, लेकिन क्या PQ पूर्णांक में आ रहा है? तो भाई क्या √3 आपके पूर्णांक में आता है? नहीं आता भाई, पूर्णांक में दशमलव संख्या होती ही नहीं है। ये देखो दशमलव में आ रहा है।
नहीं होती, रूट में संख्या होती नहीं है। तो इस कारण बस यहां पर ये फेल हो गया और फेल होते ही ये आ गया वापस किसमें, अपरिमेय में। और आसान भाषा में कहा जाए तो अपरिमेय क्या है, तो वह संख्या जो रूट में रहती है और पूर्ण वर्ग नहीं हो उसके अंदर, और यह संख्या कभी भी ये इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये पॉइंट में कभी भी खत्म नहीं होती और साथ साथ रिपीट भी नहीं होती। ठीक है, अभी हमने परिमेय में पढ़ा था कि 1.66 चल रहा था, ठीक है, ये चलता जाता, तो ये रिपीट तो हो रहा था ना, लेकिन ये ना रिपीट होता है और ना खत्म होता है, बड़ा ढीठ है। तो इस कंडीशन से इसको रखा गया है किसमें, अपरिमेय संख्या में। डन, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद मैं बताता हूं कि भाई इसके बाद ये जो सारी संख्या जो हमने पढ़ी ये सारी होती है किसमें, तो भाई वास्तविक संख्या होती है। याद रखना, ये जितने भी संख्या हमने अभी तक पढ़ी सब के सब किस में आते हैं, तो वास्तविक संख्या में होते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी आपके कि भाई संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या क्या हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे कि आगे की बातें क्या क्या है, क्योंकि यहां पर भी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या के निरूपण की बात करते हैं। तो संख्या रेखा पर कैसे वास्तविक संख्या को निरूपण करते हैं, तो संख्या रेखा की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी रेखा होगी जिसमें बीच में शून्य होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है और -3 होता है। अगर इसी में कहा जाए कि भाई 5, इसमें कहा जाए मुझे 2 पर रखना है, तो अगर कहा जाए 2 कहाँ पर है, तो 2 पर सीधे करोगे भाई 2 ये रहा, ठीक है, और इस पर ये एरो लगा दिया कि भाई 2 का मान ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 करेंगे तो उसके बीच में भी आएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल आपको मैंने बताया कि संख्या रेखा कैसी है, उस पर कोई भी बिंदु कोई भी अंक कैसे प्रदर्शित किया जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं आगे क्या है। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। भाई अपरिमेय संख्या क्या थी, तो भाई अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि भाई अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, इसका मान लगभग होता है 1.413, इस तरह से उल्टा फुल्टा होता है, और वो भी नहीं पता, नहीं बताना, कोई बात नहीं, पता नहीं है तो भी हम कैसे इसको संख्या रेखा पर निरूपित करें, भाई ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, तो जैसे कि ये संख्या रेखा आपको दिख रही है, ठीक है, अब इस संख्या रेखा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर क्या चीज, तो भाई इसके अंदर जैसे कि हमें ज्ञात करना है कि √2 को हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो एक चीज मुझे बता दीजिए, क्या इस √2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये 1 प्लस में 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में √2, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहीं पर अगर दोनों तरफ वर्ग किया जाए, भाई दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूं, तो भाई ये क्या हो गया, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इसका वर्ग करते ही क्या रहा है, तो √2 का जो वर्ग है वो 1 का वर्ग प्लस में 1 के वर्ग के बराबर है। अब देखिए एक चीज कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आपके सामने होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, तो उसमें उसकी अगर किसी दो भुजाओं का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर होता है, तो उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। यही होता है, यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस कंडीशन से क्या होगा कि इस ये चीज √2 होगी, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। डन, इसी लॉजिक को लेते हुए यहां पर सॉल्व करेंगे। तो भाई क्या है, तो भाई जैसा हम देख पा रहे हैं √2 अगर करना है मुझे, तो भाई ये 1 करना पड़ेगा। तो यहां पर भाई सबसे पहले हमने क्या किया, तो 1 यहां पर खींचा। भाई यहां पर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले भाई 1 खींचा है, ठीक है भाई, ये 1 आ गया। डन, उसके बाद क्या है, तो एक ऊपर खींचना है, तो एक लंबवत एक ऊपर भी खींचेंगे। भाई यहां से एक लंबवत ये भी खींच दिया गया, ठीक है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है। उसके बाद इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, भाई इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या होगी, तो ये आपकी जो रेखा की लंबाई होगी, तो रेखा की लंबाई आपकी इतनी ही आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो ये वाली रेखा √2 होगी। डन, उसके बाद क्या करना है आपको, तो प्रकार कंपास लेना है, यहां से यहां पर लेना है। इसके बाद यहां से क्या करना है, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये कुछ यहां पर बन रहा है। भाई यहां से जब कंपास ऐसे खींचोगे तो यहां पर बनेगा, तो ये कितना है, तो यही वैल्यू जो आई है वो 0 से यहां तक की यही √2 आई है। याद रखना, क्या भाई ये √2 आ गई है। ओके, इस तरह से हम अपरिमेय संख्या को भी भाई संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा √2 वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला पार्ट, अगला चीज वो क्या है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार की अगर मैं बात करूं, तो वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भाई क्या है, दशमलव प्रसार में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई भी संख्या जैसे 7 है और बटे में यहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात m इस फॉर्म में होना ही चाहिए। अगर 2 और 5 के मल्टीपल नीचे हैं, उनके गुणनखंड अगर नीचे हैं, अगर सिर्फ इन्हीं दोनों के गुणनखंड हैं,
तब जाके ये होगा आपका शांत, अदरवाइज ये अशांत हो जाएगा। डन भाई, ये चीज क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अदरवाइज अशांत हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखूं 7 बटे में क्या लिखा है, 7 बटे में अगर मैं कहूं कि 20 लिखा हुआ है, भाई 7 बटे में 20 लिखा हुआ है, तो 20 को हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, तो 7 बटे में आएगा 2 गुने 2 गुने में 5 आएगा। तो अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि कितना आ गया, तो 2 गुने 2 गुने 5 आ रहा है, यानी यहां पर 2 है और 5 है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हमेशा शांत ही होगा भाई, ये हमेशा शांत होगा, भाग करके देख लेना, शांत हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इसी में लिख दूं 7 बटे में 30 लिख दूं, भाई 7 बटे में 30 लिख लूं, तो ये क्या आएगा, 7 बटे में 3 गुने में 2 गुने में 5 आएगा। भाई ये आ रहा है 5 दूनी 10 या 30 आ रहा है, इसको जब विभाजित करोगे तो ये शांत नहीं होगा, ये अशांत आएगा, याद रखना हमेशा, ये हमेशा अशांत आएगा। तो अगर आपके किसी भी संख्या के नीचे 2 और 5 का गुणनखंड मिल जाए तो वो शांत हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अशांत होगा। वही चीज है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार निर्भर करता है इस पर कि भाई नीचे 2 और 5 के गुणनखंड है कि नहीं है, भाई वो ही होना चाहिए तब शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई ये जो आपके पास चैप्टर है इसका ब्रीफली जो आपको दिया हुआ है, मतलब जो पूरा इलेबोरेट करके ब्रीफली, वो आपको भाई कहाँ मिल जाएगा, तो यहीं पर ये आपके पास जो आई बटन है इस पर क्लिक कीजिए, आई बटन क्लिक करते ही आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पे। ओके, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो भाई क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बेसिक क्या मोस्टली यही कॉन्सेप्ट ही है, वो चीजें आपको बताई जा रही है, और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर करने हैं तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। ओके चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बातें क्या है। तो यहां पर भाई हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, इसकी बात करते हैं। तो भाई वास्तविक संख्याएं जो होती है उसमें हमने देखा, अगर उसमें आपको ऐसा कुछ दिख जाए, रूट 2 प्लस में 2 दिख जाए, और साथ में रूट 2 माइनस में प्लस में और माइनस में 2 अलग अलग दिख गए, ऐसा कुछ दिख जाए, तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूले लगा सकते हैं, कौन से, a माइनस बी और a प्लस बी के। यानी कि ये सीधे हो जाएगा रूट 2 का वर्ग हो जाएगा, और साथ में माइनस में आ जाएगा आपके पास, भाई ये माइनस में आ जाएगा 2 का वर्ग, और रूट 2 का वर्ग 2 होता है, माइनस में 2 का वर्ग यानी 4, यानी कि -2 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये -2 आ गया। ओके, ऐसे ही अगर आपको दिखता है वास्तविक संख्या में कोई भी चीज अगर नीचे रूट में दिख जाती है, भाई नीचे कभी भी अपरिमेय संख्या दिख जाए तो उसका परिमेयकरण करना जरूरी है। और परिमेयकरण कैसे होता है, तो उसके लिए जो नीचे संख्या दी है उसी से गुना और उसी से भाग करना होता है। अब यहां से ऊपर तो रूट 2 आ गया, और नीचे रूट 2 और रूट 2 गुना करोगे तो रूट 2 का वर्ग आएगा, और ये वर्ग रूट को काटता है, यानी कि आ गया रूट 2 बटे में 2 आ गया। यानी अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ओके डन, चलो भाई ठीक है, ये बातें हो गई। अब वैसे ही अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन दिखता है रूट 2 प्लस में 3 लिख गया आपके सामने, ऐसा बटे में आ रखा है, तो इसको भी परिमेयकरण करना है। और इसको कैसे करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में करके करेंगे, यानी रूट 2 माइनस में 3, रूट 2 माइनस में 3, इस तरह से चलेगा। अब इसको जब ऊपर 1 से गुना किया, इसको 1 से गुना किया, तो ये आएगा रूट 2 माइनस में 3, और नीचे रूट 2 माइनस 3, रूट 2 प्लस 3, यानी कि ये आ रहा है रूट 2 का वर्ग माइनस में 3 का वर्ग। अब इसको लिखा तो ये आ गया रूट 2 माइनस 3, और यहां पर भाई रूट 2 का वर्ग 2 आ गया, माइनस में 9 आ गया, यानी कि ये आ गया रूट 2 माइनस 3 बटे में -7। भाई ये चीज आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं ऐसी संख्या थी जिसको परिमेयकरण करके ये करा जा सकता है। यही आपके इसके ऑपरेशंस हैं, इसी के आधार पर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। घातांक के नियम की बात करते हैं। तो नियम कुछ इस तरीके के हैं कि अगर आपके पास a की घात n है और भाई उसके बाद b की घात n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a b की घात n लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये है। उसके साथ साथ अगर a की घात n है गुने में a की घात m आपको मिल जाए, तो इसमें घात जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, m प्लस n हो जाते हैं। और वहीं यहां पर कहा जाए a की घात n है, इसकी घात m है, तो इस कंडीशन में घात जो होते हैं वो आपस में गुना हो जाते हैं, n m हो जाएंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज मैं यहां पर लिखता हूं, a की घात n है और बटे में a की घात m है। अगर बटे में है, सेम आधार है, तो उस कंडीशन में घात जो होती है वो घट जाती है, n माइनस m हो जाता है। डन, ये चीज हो गई है। ओके चलो भाई, तो ये हमने मेनली चीजें देख ली हैं, बाकी और क्वेश्चंस इसके आधार पर भी डिस्कस करेंगे। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये कुछ कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है? भाई क्वेश्चन ऐसा जाता है, क्या शून्य परिमेय संख्या होता है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं? तो भाई यहीं पर अगर मैं बात करूं शून्य की, तो शून्य होता कैसा है? तो शून्य कुछ शून्य जैसा ही ऐसा होता है। तो क्या इसे 0/1 लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जाता है। तो भाई इसके अंदर लिखेंगे हाँ, भाई इसमें सीधे आएगा हाँ,
भैया कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो हाँ ठीक है, इसको p बटे क्यू में लिखा जाता है, तो भाई p बटे क्यू जो इसका है इसमें आएगा 0/1, और इसके अंदर क्या है, तो q जो है वो 1 है। भाई q कितना है, 1, ठीक है, q 1, क्या आप q कुछ भी लिख सकते हो, q कोई भी नंबर लिख सकते हो, 0 में कोई भी नंबर लिखोगे वो आपका 0 ही होगा। डन। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये कोई भी संख्या हो जाएगी, कोई भी वास्तविक संख्या आप यहाँ पर रख सकते हो। डन। तो यहाँ पर भाई क्या इसे p बटे क्यू में लिखा जा सकता है, जो कि 0/1 है, और ऐसे लिख सकते हैं। डन। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वास्तविक संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब उसके लिए क्या करना है, तो भाई 5 है और 6 है, और इसके बीच में अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई 7 से गुना और 7 से भाग करना पड़ेगा। भाई 7 से गुना और 7 से भाग दोनों में कर दो, अपने आप आ जाएगा। कैसे, तो भाई यहाँ 5 सते 35 आ गया बटे 7, और यहाँ पर लिखा 7 छिक 42 बटे में 9 आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 35 के बाद 36 बटे 7, 37 बटे 7 और 38 बटे 7, 39 बटे 7 और 40 बटे 7। अच्छा 7 और दोनों को 7 से ही किया गया है, ये 9 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 39 बटे 7, 40 बटे 7 और 41 बटे 7, भाई ये चीज़ है। डन, कोई दिक्कत नहीं। भाई याद रखना, अगर इसमें कहा है 6 परिमेय संख्या चाहिए तो 7 से गुना भाग दोनों तरफ करो और बीच की सारी संख्या आपको मिल जाएगी। तो क्या 6 संख्याएं हैं, तो 2 2 4 2 6 बिल्कुल आ चुके हैं। आंसर कंप्लीट फर्स्ट वाले का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो भाई सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसने कहा है 7.3 है और 7.4 है। भाई 7.4 है, अगर इसके बीच में अगर कहा है 6 संख्याएं, भाई इसके बीच में 6 संख्याएं कही गई है, तो इसमें भी अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये 73 बटे 10 है, इसको भी पॉइंट को हटा दिया जाए तो 74 बटे 10 है। अब इसके अंदर भी 6 चाहिए तो 7 से गुना और 7 से भाग करो, या फिर एक और इजीएस्ट तरीका क्या, तो भाई 7.3 है और 7.4 है, तो इसमें क्या करो 3 के बाद 1 लिख लो, 4 के बाद 3 के बाद 0 और 4 के बाद 0 लिख लो। अब इसके बाद नंबरिंग बढ़ाते जाओ ना, कैसे बढ़ेगा, तो भाई कैसे 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 और ऐसे बढ़ते 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 7.39 तक जा सकते हैं, यानी 9 संख्या तो यहीं पर हो गई। डन। भाई 9 संख्या होगी, हमें 6 ही चाहिए थे, कोई से भी 9 6 लिख सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 7/5 और 8/5 की हम बात करते हैं। भाई 7/5 और 8/5 की, तो यहाँ पर मैंने लिखा 7/5 और 8/5, इनके बीच में भी मुझे 6 संख्याएं चाहिए। तो अगर आपके पास ये दशमलव में नहीं है, अगर दशमलव में नहीं है तो उस कंडीशन में हम इसमें 7 से गुना और 7 से भाग करेंगे, 7 से गुना और 7 से भाग करेंगे, यानी कि 7 7 49 बटे में 35 आ गया, और 7 में 7 56 बटे में 35 आ गया। अब इसके साथ गिनती लिखते जाओ। भाई कितना, 50 बटे 35, 51 बटे 35, 52 बटे 35, 53 बटे 35 और 54 बटे 35 और 55 बटे 35। भाई ये चीज़ आ चुका है। डन। भाई यहाँ पर 49 से 56 के बीच में ये इतनी आपकी कौन सी आ गई है, परिमेय संख्या आ चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए थर्ड पार्ट फिनिश। अब चलते हैं मेन चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट आपके सामने जो प्रस्तुत है उसमें मैं दिखा सकता हूँ कि भाई लिखा है 13 बटे में 3 और 14 बटे में 3। इसके बीच में भी 6 परिमेय संख्याएं अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसमें भी हम वही करेंगे, 7 से गुना 7 से भाग, 7 से गुना और 7 से भाग करेंगे, और इसके बाद भी सेम चीजें ही आपकी आएगी। डन, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई तो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई प्राकृतिक संख्या क्या सारे पूर्ण होती है, तो भाई हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 और पूर्ण होती है जो कि वो 0 1 2 3 4 होती है, यानी ये सारी संख्या तो इसके अंदर होती है ना। तो भाई ये बिल्कुल सत्य है, भाई ये सत्य है। और क्यों, क्योंकि इसके सभी संख्याएं इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई जितने पूर्णांक संख्या होते हैं सारे पूर्ण होते हैं। तो भाई ये नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण में माइनस नहीं होते। तो ये बात आपको लिखनी है कि भाई यहाँ पर इसके अंदर पूर्णांक में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं लेकिन पूर्ण में नहीं होती। डन। अब उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या होते हैं सारे पूर्ण होते हैं। तो भाई परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय में एक आता है, भाई मैंने लिखा 5.2, तो क्या ये पूर्ण में होता है, तो भाई नहीं होता। पूर्ण में सीधे डायरेक्ट नंबर हैं, कौन से वाले, तो 0 1 2 3 इस तरह से चलते हैं। तो ये दशमलव वाली संख्याएं इसमें नहीं होती, इस कारण से इसे भी नहीं कहा जाएगा।
डन। तो ये पहला सत्य है, बाकी दोनों नहीं है। ओके चलो, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं क्वेश्चन भाई कौन सा है। तो भाई यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं। तो यहाँ पर भाई इसने कहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर, भाई संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करना है। और ये क्या कह रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब एक्सपेंड करके। जैसे कि मैं कहूँ 3.7 के लिए, तो भाई पहले अगर मैंने ये रेखा खींची तो इसके अंदर क्या है, तो भाई यहाँ लिखा 0 और ये 1 है, 2 है और 3 है और ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर भाई -1 है और -2 है, लेकिन 3.7 चाहिए, यानी 3 और 4 के बीच की संख्या है, तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा। भाई इसको एक्सपेंड कैसे, उत्तरोत्तर मतलब कि इसको बढ़ा के लिखाया गया। तो यहाँ बढ़ा के जैसे ही मैं दिखाता हूँ तो ये आ गया आपका पास कितना, तो ये है 3.1 है, उसके बाद आएगा 3.2 आएगा, फिर 3.3 आएगा, फिर 3.4 आएगा, फिर 3.5 आएगा, फिर 3.6 आएगा, फिर 3.7 आएगा, फिर 3.8 है, फिर 3.9 है और ये हमारे पास 4 आ गया। डन, यानी इसको एक्सपेंड करके ये लिखा। उसके बाद इसमें देखते हैं 3.7 मतलब ये चीज हमारे पास आ रही है, यानी कि ये जो आ गया है 3.7 आपका आ चुका है और यही इसका आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर 7 के बाद 5 भी आ सकता है, तो उस कंडीशन पे हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, 7 के बाद यहाँ से और एक्सपेंड करके हम बताएंगे। ठीक है, इस तरह के और भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको मिल ही जाएगा, जिसकी लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चन पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। डन, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या भाई √2 को निरूपित करना है और 2 + √5 को। हम √2 की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो √2 तो हम बता चुके हैं भाई। √2 कैसे था, तो ये एक ये था, एक ये था, √2 ये था। इस तरह से हमने नीचे किया तो √2 आ गया था, ये तो समझा चुका हूँ। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो कि भाई √2 हमारे यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है। उसका 2 + √5 की हम बात करते हैं, तो 2 + √5 कैसे होगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित करके दिखा ही देता हूँ। ठीक है, तो भाई 2 + √5 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, तो भाई जैसे कि लिखा है √5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 + 2 का वर्ग। क्या ये होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। यानी कि इसको अगर मैं लिखूं √5 का वर्ग जो अगर मुझे निकालना है, यानी कि आएगा 1 का वर्ग + 2 का वर्ग, यही आएगा। भाई दोनों तरफ वर्ग करोगे तो फिर रूट वाला कट जाएगा, इसके ऊपर भी रूट है। ओके, यानी कि अब जो आपके पास त्रिभुज समकोण बन रहा है उसमें अगर नीचे 1 है और यहाँ पर 2 है, भाई यहाँ देख सकते हो नीचे 1 है यहाँ पर 2 है, तो इस कंडीशन में ये जो रेखा खींचेगी ये √5 ही होगी। तो क्या इसको यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल। तो भाई क्या करना है, ये 1 और ये 2 करना है। तो भाई इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई हमने देखा ये तो 1 हो गया और 2 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से भाई क्या चीज है, तो भाई ये 1 और 2 ये लेके चले गए, यहां पर आगे भाई ये हमने 2 खींच दिया। ठीक है, और ये 1 खींच दिया, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि ये साइड 2 है, ये साइड 1 है। अब इन दोनों को जैसे ही ज्वाइंट करोगे भाई, इन दोनों को जैसे ही ज्वाइंट किया, 1 मिनट, इन दोनों को जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो ये जो रेखा आई है इसकी लंबाई जो है वो कितनी आ चुकी है, तो इसकी लंबाई आ चुकी है √5। भाई जाहिर सी बात है, ये 1 है ये 2 है, तो ये तो √5 आएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो इसका मान अगर निकालना चाहे तो भाई कितना होगा, तो इसके मान की अगर बात करें फिर से मैं बताऊंगा प्रकार, यानी कंपास आपको ऐसे लेना है। उसके बाद यहां से भाई किस तरीके से, इस तरह से डॉट 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 चलता जाएगा और ये चलते 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 ये यहां पर आ रहा है, तो यानी यहां पर जो ये मान आ रहा है ये आपके पास √5 है। ठीक है, ये मान आ गया है, यानी √5 यहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है, क्वेश्चन में ये बदलाव है कि भाई 2+ में लिखा हुआ है। अब 2+ में लिखा हुआ है तो इसी चीज को हम 2 बढ़ाकर आगे बनाएंगे। कैसे भाई, 2 बढ़ाकर आगे बनाएंगे, यानी कि भाई मैं यहां पर कह सकता हूं भाई इसी चीज को भाई क्या करना है, भाई 1 और 2 यहां से बढ़ाया और बढ़ाने के बाद सिंपल सा तरीका, यहां से एक लाइन ये खींची और उसके बाद एक लाइन ये खींची और ये जो बनाया है आपने, ठीक है, ये आपके पास कितना है, तो √5 है। और इसी के अकॉर्डिंग भाई, इसके अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ से बनाते हैं तो ये आपके पास यहाँ आ रहा है, यानी कि ये √5 तो आ रहा है भाई, √5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 है और प्लस में √5, यानी ये संख्या आपके पास क्या आ गई, 2 + √5 आ गई। यानी अब आपके बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ √5 बनाना है तो कैसे, और 2 प्लस में साथ में है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास है 2 + में √5 है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका 2 + √5 आ गया। डन, स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है। ओके चलो भाई, तो यहां पर भाई अगले क्वेश्चन में तो भाई अगला हमारे पास दे रखा है निम्नलिखित को दशमलव रूप में निरूपित करना है, मतलब दशमलव में करना है, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो भाई यहां की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर,
तो भाई इसमें हमारे पास आ जाएगा 64 बटे में अगर 1000 है तो इसके बाद पीछे से 3 पर पॉइंट आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 0.064 याद रखना, इस तरह से पॉइंट आ जाता है। ओके, इसको जब विभाजित करोगे तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बटे में जब 3 है, यानी कि इसको मैंने देखा 2/3, और ये 3 जो है 2 और 5 का गुणनखंड नहीं, यानी ये शांत नहीं होगा, यानी इसको भाग करोगे तो ये आएगा 0.6666 चलता जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 0.6 पे बार, भाई ये होगा। डन, क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हमारे पास 0.4 पर बार है, तो इसकी बात करें अगर इसमें 4 पर एक संख्या पर बार है तो इसको p बटे q में लिखना है, तो ये सीधे 4 बटे में 9 आ जाएगा, यानी 1 पर बार है तो 1 9 नीचे लिखो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं 0.47 पे बार है, यानी इसको लिखेंगे 4 7 और इसके बटे में 9 9 लिखो। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये है 0.47 पे बार, ठीक है। अब इसके लिए मैं इसको अगर x मानता हूं तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है भाई? इसमें अगर मैं इसको x मानता हूं तो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इसको 10 से गुना किया तो ये 4 पॉइंट में 7 पर बार हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखा जा सकता है 4 प्लस में 0.7 पर बार, ये लिखा जा सकता है। और इसके बाद फिर यहां पर मैं इसको डायरेक्टली ही लिख सकता हूं, क्या 4 प्लस में 7 बटे 9 लिख देता हूं, ठीक है। 4 प्लस में 7 बटे 9 लिख दिया, और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होगा तो भाई 43, यानी कि इसको लिखा 43 बटे में 9। इस तरह से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, जो कि 0.47 पर बार है। याद रखना यहाँ पर सिर्फ 7 पर है, 4 पर नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। तो भाई यहां पर अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप देखो अपरिमेय संख्या 3 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या, यानी इसके बीच में क्या होता है, तो भाई मैंने लिखा भाई 3.5 होता है इसके बीच में, ठीक है। तो भाई ये अपरिमेय थोड़ी, ये तो परिमेय। अपरिमेय कैसे लिखें? तो अपरिमेय संख्या हमें पता है वह संख्या होती है जिसके बाद जिसमें दशमलव के बाद नंबर ना खत्म होता है और ना रिपीट होता है। यानी मैंने लिखा 01, 001, 001, 401, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो ये ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, तो ऐसी संख्या क्या होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी। वैसे अगर बोलता है 3 लिखने हैं, 4 लिखने तो वही कर सकते हो, 3.5 का 3.4 लिखते हो। उसके बाद याद रखना, इसके बाद जो ये डिजिट जो लिखे ना मैंने, ये हर किसी में सेम चिपका दो, किसी भी नंबर में चिपका दो भाई, वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका अपरिमेय संख्या बन जाएगा। डन। तो फिलहाल क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो ये आंसर इसका कंप्लीट होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में आता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखें तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहां पर हमें पता है रूट में अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो वो आपकी परिमेय होगी, लेकिन 23 पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसलिए ये आपका अपरिमेय आएगा। भाई क्या आएगा? ये आपका अपरिमेय आ गया, अपरिमेय है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो 225, ये तो 15 का वर्ग होता है, यानी 15 का वर्ग, यानी ये 15 के बराबर हो गया, यानी कि ये आपका परिमेय हो गया, ठीक है भाई, ये परिमेय हो गया। इसके बाद यहां देखें तो इसके दशमलव के बाद संख्या स्टॉप हो गई है, खत्म हो गया है, ठीक है, इसका अंत हो चुका है, यानी कि अगर ये अंत हो गया यानी ये परिमेय हो जाएगा, तो इसको लिखा ये परिमेय है, ठीक है भाई, ये परिमेय आ गया। और उसके बाद भाई यहां पे बात करें तो 4 7 8 4 7 8, भाई ये संख्या रिपीट हो रही है, भाई रिपीट हो रही है बार बार। अब जब संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो वो परिमेय होती है, तो इसको भी हमने लिखा कि ये भी परिमेय है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट की बात, तो 1.101, फिर 001, 001, 401, इस तरह से चलता है, मतलब ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। अब जब दोनों ही चीज नहीं हो रही तो ये अपरिमेय होगा, याद रखना भाई, इस पर क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या है। अगले क्वेश्चन में देखा निम्नलिखित को सरल कीजिए। भाई ये जो सर है उसको सरल कीजिए, तो सरल करेंगे तो क्या आएगा? तो भाई इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का वर्ग प्लस में √3 का वर्ग, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। तो भाई वही चीज कर रहे हैं, 2 गुने में 3 √3 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 है, √3 का स्क्वायर 3 है, और 2 तिया 6, भाई 6 √3 आ गया है। अब इसको देखा 9 और 3 12 प्लस में 6 √3, भाई ये चीज आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट लो कि पहला पार्ट फिनिश, 12 प्लस 6 √3 आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको सीधे ही लिखा जा सकता है भाई, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, भाई ये लिखा जा सकता है ना। अब इसको जैसे ही लिखा तो a का वर्ग 9 हो गया, √3 का वर्ग, वर्ग से रूट खत्म 3, यानी कि 6 आंसर आ गया। डन। तो इस तरीके से इसको सरल किया जा सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर भाई मैं देखता हूँ परिमेयकरण कीजिए। भाई परिमेयकरण की बात करते हैं, ये भी चीज बताई थी। इसमें परिमेयकरण क्या है? तो अगर नीचे अकेले संख्या आपको दिखते हैं तो उसी से गुणा और उसी से भाग कर दो, भाई इसका परिमेयकरण हो गया। यानी कि इसको देख सकते हैं √7 बटे में √7 को √7 से गुना करेंगे तो √7 का वर्ग, यानी वर्ग से रूट कटा तो सिर्फ 7 आता है।
ओके अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्या है इसका परिमीकरण। तो यहां पर जब भी आपको नीचे प्लस में दिखे और परिमीकरण की बात होती है तो यहां पर इसमें हम √5 प्लस में √7 आएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस में आएगा, यानी संख्याओं में हमेशा भाई इसके अंदर साइन को बदल देना है, प्लस है तो माइनस जाएगा। तो यहां पर लिखा √5 माइनस में √7 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई √5 माइनस √7 आएगा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी क्या आता है तो a का वर्ग यानी √5 का वर्ग माइनस में √7 का वर्ग, भाई ये चीज आता है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो √5 माइनस में √7 और बटे में √5 का वर्ग यानी 5, 7 का वर्ग मतलब 7, भाई 5 में 7 गया तो -2 बचा, यानी कि मैं लिखता हूं भाई √5 माइनस √7 बटे में -2। ये आंसर आ चुका है इसका। डन, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके हाँ जी, तो यहाँ पर भाई ज्ञात कीजिए, भाई ये सारी चीजें ज्ञात करनी है, यानी इसके जो पावर्स हैं उसको हमें देखना है किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ 625 की घात 1/4 है। तो भाई अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या 5 की घात 4 होता है? तो भाई हाँ बिल्कुल होता है। 25 पंचे 125 पंचे 625 होता है ना, तो भाई बिल्कुल 5 की घात 4 है, ऊपर 1/4 है। तो हमें पता है घात घात आपस में गुणा होते हैं, यानी 4 गुने 1/4 होगा, जो कि काटा और ये 5 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे देखते हैं। तो यहां पर भाई ये 125 जो कि होता है 5 की घात 3 होता है और उसकी घात है -2/3 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बन रहा है, तो भाई यहां पर सेम चीज 5 3 गुने में -2/3 है, 3 से 3 कट गया यानी 5 की घात -2, और माइनस का मतलब होता है बटे में आ जाना, 5 का वर्ग जो कि 1/25 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे और यहां पर देखते हैं। तो भाई अगर आधार दोनों सेम है तो घात घट जाता है, यानी 11 की घात जो होगी वो 3/2 माइनस में 1/2 होगा, जिसे मैं कहूंगा 11 की घात क्या हो जाएगा। तो भाई एल्शियम लिया 2 ही आया और 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया 1 बचा, यानी कि आंसर सिर्फ 11 आ रहा है। ठीक है, 11 एकम 11 यानी सिर्फ 11 आ रहा है। ओके डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई आधार सेम है और घात जुड़ जाएगी, फिर अब जुड़ेगी तो कैसे लिखें, 4/5 में जोड़ दिया 1/5। अब इसको जैसे ही जोड़ा तो भाई एल्शियम लिया तो सिर्फ 5 और 4 1 जोड़ेगा तो 5 और 5 से 5 घटा 1 यानी कि 7 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई घात जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है, और नीचे नहीं मतलब कि जो भी अंदर की घात है उसमें गुणा हो जाता है। तो गुणा का मतलब 3 में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 की घात 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। डन, इसका स्क्रीनशॉट लो और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी यहां पर समाप्त हो गया, जिसमें हमने भाई संख्या पद्धति जो आपकी कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर है उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, और उसके साथ साथ हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए। और आप चाहते हैं उसको ब्रीफली बिल्कुल एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ना, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां, तो भाई प्लेलिस्ट में जाएगी, इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में, वहां पर हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। यानी कि भाई चैप्टर में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, साथ में एमसीक्यूज और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन जो कि ब्रीफली आपके लिए अवेलेबल है, वो भी वहां से पढ़ सकते हो। यहां पर हमने क्विक रिवीजन आपके लिए कंप्लीट करवा दिया, और इस तरह की सीरीज आपके रेगुलर मिलती रहेगी, यानी हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन आने वाले हैं। तो भाई साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। डन। फाइनली आपको कहना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा आपको पता ही, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं 1-2 चैप्टर फ्री फिर पैसा, तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर हर चीज मिलती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी 100% फ्री। डन। रही बात हिंदी मीडियम की, तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड हैं, वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।